तो लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन ये क्या है वो बहुत अच्छे से देखा था, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में मैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को ऐड नहीं कर पाया था। उसका रीज़न ये था कि वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेंदी हो चुका था, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है। और अभी हम लोग पहले डेफिनेशन वगैरह देखेंगे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का, उसके बाद हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी या रिजल्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नंबर इज डिफाइंड बाय y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू फ्रैक्शन x। अब ये जो दो कर्ली ब्रैकेट मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ये क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का सिंबल है, ठीक है। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हम लोगों ने ऐसे बॉक्स लिखा था, ठीक है। ये किसका सिंबल होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। और स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन का सिंबल क्या है, ये है, ठीक है। अगर किसी ने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन का वो वीडियो नहीं देखा है ना, तो आप लेक्चर 9 को देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है वो पता ही नहीं है तो आप फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को समझ नहीं पाओगे, ठीक है। तो आप फ्रैक्शन x, ठीक है, फ्रैक्शन x का मतलब क्या है, ठीक है। इसका अगर मैं डायरेक्टली आपको डेफिनेशन बताऊंगा, अगर आप डायरेक्टली डेफिनेशन देखना चाहते हो तो इसका डेफिनेशन क्या है, फ्रैक्शन ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ये इसका डेफिनेशन है, ठीक है। अभी आप सुनो, इसको हम अलग तरीके से भी देख सकते हैं। जैसे कोई भी एक रियल नंबर को ना, जैसे मान लो 1.2, ये क्या है, 1.2 एक रियल नंबर है, ठीक है। अब इस रियल नंबर को आप ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस 0.2, ऐसे आप लिख सकते हो, बिल्कुल ऐसे लिख सकते हो। अब यहाँ पे ये 1, ये क्या है, आपका रियल नंबर है, 1.2 आपका रियल नंबर है। अब यहाँ पे जो 1 मैंने लिखा है ये क्या है, ये एक आपका इंटीजर है, ठीक है, 1 इंटीजर है। और यहाँ साथ में जो आपका 0.2 है, अब ये 0.2 क्या है, ये एक फ्रैक्शन है। तो इसका मतलब किसी भी रियल नंबर को हम इंटीजर और फ्रैक्शन की टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बात समझ में आया, किसी भी रियल नंबर को आप इंटीजर प्लस फ्रैक्शन ऐसे लिख सकते हो। अगर यहां से आप देखोगे, यहां से अगर मैं फ्रैक्शन को यहां पे लिखता हूं f इज इक्वल्स टू रियल नंबर माइनस इंटीजर, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो। अभी आप देखो, इसको इसके साथ आप लिंक करो, ठीक है। अब इस फ्रैक्शन को हम लोगों ने यहाँ पे कैसे लिखा है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर में लिखा है, ठीक है। ये क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट है। जैसे यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट क्या था, 1.2 के लिए 0.2 था, ठीक है। अब यहाँ पे r क्या है, आपका सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है, कोई भी रियल नंबर। जैसे यहाँ पे x क्या है, रियल नंबर। और ये i क्या है, यहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर। अब सेट ऑफ इंटीजर को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यहाँ पे जो बॉक्स x है ना, बॉक्स x का मतलब क्या है, आपको क्या मिलेगा, बॉक्स x से आपको एक इंटीजर मिलेगा, ठीक है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिटेल्स में देखा था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आउटपुट क्या होता है, ठीक है। तो यहां तक बात समझ में आया, ऐसा क्यों होता है इसको आप याद रख सकते हो, ठीक है। चलो, तो अभी आपको डेफिनेशन पता चल गया है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का, ठीक है। अगर डेफिनेशन मुझे पता चल गया है तो अभी क्या मैं इस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूं, हाँ बिल्कुल ड्रॉ कर सकता हूं, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम कुछ एक दो एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। जैसे लेट्स से ये फर्स्ट पार्ट हो गया हम लोग का डेफिनेशन, सेकेंड पार्ट अभी ग्राफ ड्रॉ करेंगे। लेकिन ग्राफ ड्रॉ करने से पहले मैं कुछ आप लोगों को एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे एग्जाम्पल मान लो आप, इफ x इक्वल्स टू लेट्स से 1.2, ठीक है, यहाँ पे 1.2 लिया था। 1.2 के लिए हम लोग देख लेते हैं कि फ्रैक्शनल x का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, ठीक है। अब फ्रैक्शनल 1.2 इज इक्वल्स टू 1.2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.2, ठीक है यहाँ तक। अभी आप देखो 1.2 to 1.2 ही रहेगा, ठीक है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.2
इसका आउटपुट क्या मिलेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.2 से आपको मिलेगा 1। ठीक है, ये कैसे कहाँ से आया, अगर किसी को पता नहीं है तो वो लेक्चर 9 को देख सकते हैं। ठीक है, लेक्चर 9 में मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। तो 1.2 माइनस 1 आपको कितना मिला, 0.2। ठीक है, तो 1.2 का अगर आप फ्रैक्शनल पार्ट निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको 0.2 मिलेगा। और इसको आप ऐसे भी इन जनरल वे में भी देख सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि 1.2 एक रियल नंबर है, यहाँ पे एक इंटीजर भी छुपा है और साथ में एक फ्रैक्शन भी है, तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो, यही तो आपका फ्रैक्शन है ना। बात समझ में आए, बात समझना है, आप जैसे भी बनाओ आपको बस समझ में आना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक। चलो अभी हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे 1.2 के लिए हमको 0.2 मिला। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे x इक्वल्स टू मान लो 2। अब तो खुद एक इंटीजर है। पहले तो आप मुझे बताओ क्या 2 में कोई फ्रैक्शन पार्ट है, क्या 2 में कोई फ्रैक्शन पार्ट है? तो इसका आंसर है 2 में कोई भी फ्रैक्शन पार्ट नहीं है। इसको अगर आप 2 को आप ऐसे लिख सकते हो 2 प्लस 0। ठीक है, 2 प्लस 0, फिर भी आपको क्या मिलेगा, आपको 2 ही मिलेगा। इसको आप इसकी थ्रू मैं समझाता हूं, 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2। ठीक है, तो 2 बॉक्स 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 का मतलब 2, क्योंकि इंटीजर में अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर आप इंटीजर डालोगे आपको वही इंटीजर मिलेगा। ठीक है, ये भी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा। इफ x इक्वल्स टू -1.5। ठीक है, अब -1.5 को आप ऐसे लिख सकते हो -2 प्लस 0.5। ठीक है, आप डायरेक्टली भी बोल सकते हो कि 0.5 इस रियल नंबर का, इस नेगेटिव रियल नंबर का क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट है। बात समझ में आया? इसको आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, आप इस फॉर्मूला का यूज करके भी आप निकाल सकते हो। जैसे देखो -1.5, ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ -1.5 इज इक्वल्स टू -1.5 माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1.5। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखते हैं हम लोग। तो -1.5 ही रहेगा। अब इसका आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट -1.5 के लिए आपको क्या मिलेगा, आपको -2 मिलेगा। अब माइनस माइनस प्लस, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको 0.5। बात समझ में आया? बात समझ में आया? नेगेटिव नंबर हो, पॉजिटिव नंबर हो या इंटीजर हो, सभी के लिए आप निकाल सकते हो। ठीक है, आप इस बात को ध्यान में रखो, अगर इंटीजर होगा तो फ्रैक्शनल पार्ट उस इंटीजर के लिए हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, इतनी बातें आप ध्यान रखो। तो आप इतना इंफॉर्मेशन अगर इतनी चीज़ें अगर आपको अच्छे से निकालना आता है तो ग्राफ आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, अभी हम ग्राफ ही देखेंगे। ठीक है, लेकिन ग्राफ पॉइंट भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे 0 1 2 3 -1 -2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे -1। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं 0 और यहाँ पे एक टेबल बना ही लेता हूँ मैं, x और y। ठीक है, अभी देखो, अभी x में अगर मैं इस फंक्शन में अगर मैं 0 इनपुट डालता हूँ, ठीक है, इस फंक्शन में अगर मैं 0 इनपुट डालता हूँ तो आउटपुट क्या मिलेगा मुझे बताओ, क्योंकि 0 इंटीजर है और इंटीजर के लिए फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है, 0 होता है। वो अभी अभी हम लोगों ने देखा था। ठीक है, अब 0 से कोई एक बड़ा सा नंबर लेते हैं, जैसे 0.1। ठीक है, अब 0.1 के लिए हम देखते हैं, अब 0.1 के लिए क्या होगा, 0.1 के लिए 0.1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.1। ठीक है, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.1, ये इसका वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो 0.1 से अगर आप 0 को एलिमिनेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0.1। या तो आप डायरेक्टली सोच सकते थे कि 0.1 खुद ही तो फ्रैक्शन है ना। ठीक है, चलो, तो 0.1 के लिए आपको 0.1 ही मिल रहा है। 0.2 के लिए आपको क्या मिलेगा, 0.2 ही मिलेगा। सिमिलरली आप 0.5 डालोगे इनपुट में तो आपको 0.5 मिलेगा। इसी तरीके से अगर आप 0.99 भी डालोगे तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, 0.99। ठीक है, अभी आप देखो, अगर मैं यहाँ पे इनपुट में 1 सब्सटीट्यूट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 1 फिर से इंटीजर है। ठीक है, तो 1 के लिए ऑब्वियसली मुझे 0 मिलेगा। ठीक है, अब इन इंफॉर्मेशन से, इन इनपुट आउटपुट वैल्यू से हम अभी ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखो 0.1 के लिए आपको
y का वैल्यू कितना मिल रहा है 0.1, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। तो सिमिलरली 0.2 के लिए भी आपको 0.2 मिलेगा, 0.3 के लिए 0.3, ठीक है। अप टू 0.99 तक आपको आउटपुट में 0.99 मिलेगा। इन सभी पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करोगे ना तो आपको इस टाइप से एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। बात समझ में आया? बात समझ में आया? ये लाइन मुझे कैसे मिला? मैंने इन पॉइंट्स को यहाँ पे प्लॉट किया, ठीक है। उसके बाद उन पॉइंट्स को मैंने कनेक्ट किया और कनेक्ट करने के बाद मुझे इस टाइप से एक स्ट्रेट लाइन मिला है, ठीक है यहाँ तक। अभी आप मुझे ये बताओ, क्या इस ग्राफ में मैं x का वैल्यू 1 रख सकता हूं? क्या इस ग्राफ में मैं x का वैल्यू 1 रख सकता हूं? बताओ, क्या इस ग्राफ में मैं x का वैल्यू 1 रख सकता हूं? देखो यहाँ पे अगर x का वैल्यू 1 होता है तो आउटपुट में आपको क्या मिल रहा है? आउटपुट में आपको 0 मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं जैसे ही 1 डालूंगा तो y ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा? y का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ इस ग्राफ में मैं x का वैल्यू 1 नहीं रख सकता हूं। बात समझ में आया? इस ग्राफ में मैं x का वैल्यू 1 नहीं रख सकता हूं। क्यों नहीं रख सकता हूं? जैसे ही मैं ग्राफ में x का वैल्यू 1 डालूंगा मुझे क्या मिलेगा? आउटपुट में मुझे 0 मिलेगा। इतनी बातें क्लियर हुआ? तो इसका मतलब 1 के अराउंड मुझे एक ओपन सर्कल ड्रॉ करना होगा। बात समझ में आया? 1 के अराउंड मुझे एक ओपन सर्कल ड्रॉ करना होगा। अब इस ओपन सर्कल का मतलब क्या है कि ये जो ग्राफ है ना, इस ग्राफ में x में 1 हम लोगों ने कंसिडर नहीं किया है, ठीक है। इस ग्राफ के लिए x का वैल्यू 1 नहीं हो सकता है, ठीक है। अब फिर से 1 और 2 इस रीजन के लिए ग्राफ कैसा होगा उसको हम देखते हैं, ठीक है। 1 के लिए आपको पता है, हम लोगों ने अभी निकाला भी, 1 के लिए आपको 0 मिलेगा आउटपुट में, ठीक है। अगर मैं 1.1 डालता हूँ इनपुट में तो मुझे क्या मिलेगा? 0.1, ठीक है, क्योंकि 1.1 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना है? 0.1 है। तो इसी तरीके से आप 1 और 2 के बीच में पॉइंट प्लॉट करके अगर ज्वाइन करोगे फिर से आपको इसी टाइप से ग्राफ मिलेगा। लेकिन उस ग्राफ में भी आप 2 इंक्लूड नहीं कर सकते हो। जैसे इस ग्राफ में आप 1 को इंक्लूड नहीं कर सकते हो, इस ग्राफ में भी आप 2 को इंक्लूड नहीं कर सकते हो। ऐसा क्यों होता है? यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि इस ग्राफ में अगर x का वैल्यू 1 आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आउटपुट में आपको 0 मिल रहा है, और 0 तो यहाँ पे नहीं होता है ना, 0 यहाँ पे होता है। सिमिलरली इस ग्राफ में आप 2 को इंक्लूड नहीं कर सकते हो। जैसे 2 आप सब्स्टिट्यूट करोगे आउटपुट में आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। बात समझ में आया? बात समझ में आया? तो इसीलिए मैं 2 के अराउंड भी एक ओपन सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। सिमिलरली 2 और 3 इस रीजन में भी आप देखो आपको फिर से इसी टाइप से ग्राफ मिलेगा, लेकिन 3 इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। अब नेगेटिव इंटीजर्स की और भी हम देख लेते हैं। -1 से 0 के बीच में भी आपको उसी टाइप से ग्राफ मिलेगा, लेकिन 0 इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। फिर -2 और -1 के बीच आपको फिर से इसी टाइप से ग्राफ मिलेगा जहां पे आप -1 को इंक्लूड नहीं कर सकते हो। बात समझ में आया? तो फाइनली हमको जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है ना, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ मिल गया है, ठीक है। ये ग्राफ यहीं पे खत्म नहीं होगा, क्योंकि x का आप कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हो ना, तो जितना आप x का वैल्यू लोगे उतना ही ग्राफ ऐसे फैलते जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने तो सिर्फ एक आइडिया लिया ना ग्राफ कैसा होगा, ठीक है, और हम ग्राफ ड्रॉ हम लोगों ने कर भी लिया है, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोगों ने डेफिनेशन देखा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने डेफिनेशन के थ्रू ग्राफ को ड्रॉ किया, ठीक है। अभी इस ग्राफ में हम एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट ढूंढेंगे, ठीक है। वो रिजल्ट क्या है ध्यान से देखो। उस टेक्निक का यूज हम लोगों ने ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन में भी किया था, अभी आपको याद आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो ओपन सर्कल है ना, इन ओपन सर्कल को अगर आप कनेक्ट करोगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। अब ये किस टाइप का स्ट्रेट लाइन है? ये एक ऐसा स्ट्रेट लाइन है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। बात समझ में आया? ये एक ऐसा स्ट्रेट लाइन है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? ठीक है, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? ठीक है, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा हम अभी देखते हैं। अभी इस लाइन का जो इक्वेशन होगा वो होगा आपका y इक्वल्स टू 1। क्या इतनी बातें समझ में आया? क्या इतनी बातें समझ में आए? ये जो लाइन है इस लाइन का इक्वेशन 1 होगा। 1 मैंने क्यों लिया यहाँ पे? अब ध्यान से देखो, ये जो ग्राफ है ना 0 और 1 के बीच में,
इस रीजन के लिए जो ग्राफ मिला था ना, इस ग्राफ का मैक्सिमम हाइट कितना है, मैक्सिमम हाइट 1 हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस ग्राफ में 1 इंक्लूड ही नहीं है, ठीक है। इस ग्राफ में 1 इंक्लूड नहीं है। क्यों इंक्लूड नहीं है? क्योंकि आउटपुट में कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का जो आउटपुट होता है वो कभी इंटीजर हो ही नहीं सकता है। ये हम लोगों ने यहाँ पे भी देखा था, हम लोगों ने फ्रैक्शन सब्स्टिट्यूट करके देखा, आपको इंटीजर या इंटीग्रल वैल्यू आपको मिला था क्या? नहीं मिला था। आप इंटीजर को डालो, इंटीजर के लिए आपको 0 मिल रहा था। तो ये जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का जो आउटपुट है वो कहां तक जा सकता है? वो 1 के नजदीक कोई एक पॉइंट तक जा सकता है। बात समझ में आए? लेकिन 1 कभी नहीं हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ओपन सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है। अभी ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को मैं 1 कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है। अब इस पॉइंट को मैं 1 कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर ये पॉइंट यहाँ पे y का हाइट अगर 1 है, तो ये जो लाइन हमको मिला है ना, विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इसका इक्वेशन y इक्वल्स टू 1 होगा, ठीक है। आप समझ में आया? अभी आप ध्यान से देखो, ये ग्राफ कहां से स्टार्ट हुआ था? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ ये एक्स एक्सिस को छू के निकल रहा है, एक्स एक्सिस से ही स्टार्ट हुआ है, ऐसे भी आप सोच सकते हो। तो अभी आप मुझे बताओ किस रीजन में फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ होता है, या किस रीजन में हमें फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ मिलेगा, ठीक है। हमें इसी रीजन में फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ मिलेगा। क्या यह बात समझ में आया? यह टेक्निक हम लोगों ने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन में भी देखा था, ठीक है। तो क्या मैं इस रीजन को ऐसे लिख सकता हूं? ये जो रीजन है, मान लो ये y है, ठीक है। इस रीजन को क्या मैं किस लाइन से बड़ा है वो, या किस लाइन से बड़ा है वो? एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो क्या मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? सबको पता है y इक्वल्स टू 0, ठीक है। सबको पता है ये y इक्वल्स टू 0 क्या होता है, एक्स एक्सिस का इक्वेशन। तो यहाँ पे y का वैल्यू कितना है? 0 है। तो y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। यहाँ पे इक्वल क्यों लगाया? क्योंकि ये जो ग्राफ है ना, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। या तो इसको आप ऐसे भी देखो, ऐसे भी आप देख सकते हो, क्योंकि आप इंटीजर के लिए अगर आप इनपुट में इंटीजर डालोगे, आउटपुट में आपको 0 मिलता है। बात समझ में आया? आप या तो ऐसे देखो ग्राफिकली, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करके या एक्स एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है, या तो आप ऐसे सोचो कि इनपुट में अगर मैं इंटीग्रल वैल्यू डालूंगा तो आउटपुट में मुझे 0 मिलेगा। बात समझ में आया? ठीक है। अगर यहाँ तक बात समझ में आ गया है तो ये इनइक्वालिटी भी आपको समझ में आ गया होगा कि जो ये रीजन है ना, ये रीजन इस लाइन के ऊपर में है और किस लाइन से नीचे में है? इस लाइन के नीचे में है 1, इस लाइन के y इक्वल्स टू 1 इस लाइन के नीचे में है। अभी आप देखो यहाँ पे मैंने इक्वल नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि यहाँ पे ओपन सर्कल मैंने ड्रॉ किया। ओपन सर्कल का मतलब क्या है कि ये जो ग्राफ है कभी 1 तक पहुंचेगा ही नहीं, ठीक है। 1 के नेबरहुड या 1 के नजदीक 0.9999 जितना भी 9 आपको लगाना है लगा सकते हो, लेकिन 1 तक नहीं पहुंचेगा कभी भी, ठीक है। यहाँ तक तो अल्टीमेटली y क्या था? यहाँ पे आप देखो y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का जो रेंज होगा वो हमेशा किस रीजन में होगा? वो हमेशा 0 और 1 इसी रीजन में आपको मिलेगा, ठीक है। या तो आप ये भी कह सकते हो कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का जो ग्राफ है ना, वो हमेशा आपको इस रीजन में मिलेगा, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी है। इस टाइप का इनइक्वालिटी हम लोगों ने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और लीस्ट इंटीजर फंक्शन में भी हम लोगों ने निकाला था, ठीक है। तो फर्स्ट डेफिनेशन क्लियर हुआ। सेकेंड हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है। ग्राफिकली हम लोगों ने एक इनइक्वालिटी डिराइव किया, ठीक है। जिस इनइक्वालिटी के थ्रू हम ये बता सकते हैं या समझा सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो ग्राफ है ना वो किस रीजन में हो सकता है, ठीक है। अभी हम लोग को निकालना क्या है? रेंज और डोमेन निकालना है, ठीक है। ठीक है। तो डोमेन के लिए हमें क्या करना होता है? डोमेन के लिए हमें प्रोजेक्शन लेना होता है ऑन एक्स एक्सिस। अभी आप मुझे बताओ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का डोमेन क्या होगा? आप कहां से कहां तक प्रोजेक्शन ले सकते हो? आप एकदम माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक प्रोजेक्शन ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे किसी को कंफ्यूजन हो सकता है, जैसे यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे प्रोजेक्शन ड्रॉ करोगे इस ग्राफ के लिए, तो इस ग्राफ में 1 इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। 1 के नजदीक किसी पॉइंट तक आप प्रोजेक्शन ले सकते हो, लेकिन
वन कहाँ पे इंक्लूड है, वन का प्रोजेक्शन आपको किस ग्राफ से मिल जाएगा, आपको इस ग्राफ से मिल जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जितना भी आपको ओपन सर्कल मिल रहा है ना, वो सभी के सभी पॉइंट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है। भले यहाँ पे वन इस ग्राफ पे इंक्लूड नहीं है, लेकिन इस ग्राफ के लिए तो आपको वन मिलेगा ना। बात समझ में आया? तो अभी आप मुझे बताओ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का डोमेन क्या होगा। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का डोमेन होगा सेट ऑफ रियल नंबर या तो माइनस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, ठीक है। चलो, तो डोमेन क्लियर हो गया है। तो अभी हमको निकालना है रेंज, ठीक है। रेंज के लिए हमें क्या देखना होता है, रेंज के लिए हमें प्रोजेक्शन देखना होता है ऑन y एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस, ठीक है। तो रेंज क्या होगा, देखो इस ग्राफ का प्रोजेक्शन आप कहां से कहां तक ले सकते हो, प्रोजेक्शन आप एकदम 0 से 1 तक ले सकते हो, लेकिन 1 इंक्लूड नहीं है, ठीक है। 1 क्यों इंक्लूड नहीं है, क्योंकि 1 पे ओपन सर्कल हम लोगों ने ड्रॉ किया है, ठीक है। अब एक इनइक्वालिटी भी हमको मिला था, उस इनइक्वालिटी में भी हम लोगों ने देखा था कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का जो रेंज होता है वो 0 के इक्वल हो सकता है, या तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन 1 के इक्वल कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो रेंज में हमको क्या मिल रहा है, प्रोजेक्शन यहाँ पे 0,1 और 1 पे हम लोगों ने क्या लगाया, ओपन इंटरवल लगाया, ठीक है। तो ग्राफिकली रेंज और डोमेन क्लियर हुआ, यहां तक समझ में आया? ठीक है, चलो अभी हम कुछ एक दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखेंगे जो क्वेश्चन सॉल्व करने में हमको बहुत मदद करेगा, ठीक है। रिजल्ट, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस आई, यहां पे i क्या है, i आपका इंटीजर है, ठीक है। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, मैं पहले एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूं, ठीक है। लेट्स से 1 प्लस या ऐसे लिखते हैं 1.5 को ही लेते हैं, ठीक है। अब 1.5 को आप देखो, 1.5 ये एक रियल नंबर है, ठीक है। ये एक रियल नंबर है, इस रियल नंबर को आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 प्लस 0.5, इस फॉर्मेट में आप लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, बात एक ही है ना। अभी आप देखो 1.5 इसका अगर फ्रैक्शनल पार्ट निकालोगे तो डायरेक्टली आपको क्या मिल रहा है, 0.5 मिल रहा है, ठीक है। आप निकाल सकते हो इस फॉर्मूला को यूज करके भी, या तो डायरेक्टली आप बता सकते हो, ठीक है। अभी आप देखो यहाँ पे ये जो फंक्शन है 1.1 प्लस 0.5 और 1.5 दोनों सेम ही है ना। यहाँ पे मैंने क्या किया है, थोड़ा सा मॉडिफाई किया है यहाँ पे। तो अभी क्या इसको मैं 1 प्लस 0.5 ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, वो अभी आपको पता चल जाएगा। अभी देखो, अब 1 क्या है, 1 एक इंटीजर है, ठीक है। तो इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है, 0 होता है, हम लोगों ने अभी अभी देखा थोड़ी देर पहले। और 0.5, ठीक है, ये खुद ही तो एक फ्रैक्शन है ना, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा, 0.5 होगा। तो यहाँ से भी हमको क्या मिल रहा है, 0.5 मिल रहा है। तो इसका मतलब जो किसी रियल नंबर के साथ अगर आप इंटीजर को ऐड करोगे तो जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट आपका ये होगा। बात समझ में आया? इसको हम क्यों लिख सकते हैं वो यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया है। तो सेकेंड रिजल्ट को देखते हैं। सेकेंड रिजल्ट क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ नेगेटिव एक्स, इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। इसको हम लोग, इसका जो वैल्यू होगा वो लेट्स से मान लो आप वो -1.5, ठीक है, -1.5। अब -1.5 का आउटपुट क्या मिलेगा आपको, देखो -1.5 माइनस ऑफ -1.5, ठीक है। -1.5 तो -1.5 ही होगा, ठीक है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1.5, इसका वैल्यू कितना होगा, -2, तो -2, तो अल्टीमेटली आपको क्या मिल रहा है, 0.5, ठीक है। अब 0.5, अभी ध्यान से देखो 1.5 का भी फ्रैक्शनल पार्ट कितना है, 0.5 ही है। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -1.5 इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ +1.5। तो अगर ऐसे में बोल सकता हूं तो यहां पे इसका वैल्यू कितना होगा, इसके इक्वल होगा, ठीक है।
इसका वैल्यू इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। अगर इंटीजर होगा तो इंटीजर होगा तो इसका वैल्यू भी कितना होगा, 0 होगा। इंटीजर के लिए इसका वैल्यू भी 0 ही होता है, पॉजिटिव इंटीजर हो या नेगेटिव इंटीजर हो, दोनों के लिए फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा आपको 0 ही मिलेगा, ठीक है। तो सेकेंड रिजल्ट क्लियर हुआ। अब सेकेंड रिजल्ट को यूज करके हम लोग थर्ड रिजल्ट को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो थर्ड रिजल्ट है वो आप देखो, x प्लस नेगेटिव x, ठीक है। अब यहाँ पे हमको दो रिजल्ट मिल सकता है। अब जैसे मान लो अगर x आपका इंटीजर है, आप इंटीजर के लिए इसका वैल्यू भी 0 होगा और इसका वैल्यू भी 0 होगा, तो दोनों को ऐड करोगे 0 प्लस 0 आपको क्या मिलेगा, आपको 0 ही मिलेगा, ठीक है। अभी मान लो x इंटीजर है ही नहीं, x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। तो अगर x इंटीजर नहीं है तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, ध्यान से देखो। जैसे यहाँ पे मैंने अभी बताया था -1.5, -1.5 के लिए आपको क्या मिला है 0.5, ठीक है। और 1.5 के लिए आपको क्या मिला है 0.5। अब इन दो नंबर को अगर आप ऐड करोगे तो आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा 0.5 प्लस 0.5 व्हिच इज इक्वल्स टू 1। तो अगर इंटीजर नहीं है तो इन दो को ऐड करोगे तो आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा 1 मिलेगा, ठीक है। ये समझ में आया क्यों 1 हुआ, ठीक है यहां तक, ठीक है यहां तक। देन पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ x, ठीक है। और एक लगा लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ऐसे चलते रहे। तो इसका वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। इस टाइप का एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए भी देखा था, ठीक है। तो चलो अभी हम देख लेते हैं एग्जांपल के थ्रू। जैसे मान लो x इक्वल्स टू 1.5, ठीक है। x इक्वल्स टू 1.5, 1.5 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना है 0.5, ठीक है। 1.5 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.5 है। फिर से अगर मैं इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालूंगा तो इसका रिजल्ट कितना होगा 0.5 ही होगा। फिर से अगर मैं इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालूंगा तो मुझे रिजल्ट में क्या मिलेगा, फिर से 0.5 ही मिलेगा। तो इसका मतलब आप किसी एक रियल वैल्यू का, किसी एक रियल नंबर या रियल वैल्यू का एक बार फ्रैक्शनल पार्ट निकालो, 2 बार निकालो, 3 बार निकालो या तो हजारों बार निकालो, ठीक है, उसका रिजल्ट किसके बराबर होगा, उसका रिजल्ट इसके बराबर होगा। एक बार आप फ्रैक्शनल पार्ट निकालो, उसका जो रिजल्ट मिला वही इसके इक्वल होगा, ठीक है। यहां तक बात समझ में आया, ठीक है। चलो अभी एक लास्ट प्रॉपर्टी है, लास्ट प्रॉपर्टी को भी हम देख लेते हैं, लास्ट प्रॉपर्टी को भी हम देख लेते हैं। तो लास्ट एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। इसको आप कैसे लिख सकते हो, जैसे यहां पे आप देखो एग्जाम्पल में मैं दिखाता हूं आपको। लेट्स से ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.5, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.5, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.5 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, ठीक है। अब इसका अगर आप फ्रैक्शनल पार्ट निकालोगे तो 1 एक इंटीजर है, तो इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है, वो 0 होता है, वो सबको पता है। तो इसका मतलब ये हुआ इसका वैल्यू हमें क्या मिलेगा, इसका वैल्यू हमें 0 मिलेगा। अब इसका एक और एक प्रॉपर्टी है, जैसे मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब इसके लिए भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इसका वैल्यू कितना होगा, फिर से हम x इक्वल्स टू 1.5 ही लेते हैं। तो x इक्वल्स टू 1.5 का अगर आप फ्रैक्शनल पार्ट निकालोगे तो उसका वैल्यू आपको 0.5 मिल रहा है, ठीक है। अब 0.5 के लिए अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.5 निकालोगे आपको क्या मिलेगा, आपको 0 मिलेगा। तो इसका मतलब इसका रिजल्ट भी क्या है 0 है। समझ में आया। तो इन दो प्रॉपर्टी को आप मिक्स करके आप ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हो, दिस शुड बी इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। तो ये जो 5 प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मदद मिलेगा, ठीक है। तो इन प्रॉपर्टीज को आप ध्यान रखो, ठीक है। तो अभी फ्रैक्शनल पार्ट्स ऑफ फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को हम लोगों ने स्टार्टिंग में डेफिनेशन देखा, ठीक है। डेफिनेशन कंप्लीट होने के बाद हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने रेंज डोमेन निकाला और फाइनली हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखा,
ठीक है। तो अभी एक दो फंक्शन जो रह गया था ना, जैसे स्क्वायर रूट फंक्शन हुआ, लॉगरिथमिक फंक्शन हुआ, अब उन फंक्शन को हम लोग देखेंगे। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने सिर्फ 12 टाइप्स ऑफ रियल फंक्शन ही कंप्लीट किया। ठीक है, अभी भी बहुत सारा फंक्शन बाकी है। नंबर 13 पे है लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन का डेफिनेशन क्या है उसको हम देख लेते हैं पहले। ठीक है, a real function such that set of real number is defined by y equals to f of x is equals to log of x to the base a। ठीक है, अब लॉगरिथमिक जो फंक्शन है ना, ये अपने आप में ही एक चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, यहाँ पे मैं इतना डिटेल्स में आपको नहीं बताऊंगा। जो हमको अभी जो इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ पे चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, मैं बस उसको ही आपको बताऊंगा। ठीक है, कभी मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, ये सब एक्चुअली में क्यों होता है। ठीक है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन का जो डेफिनेशन है वो क्या है, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स टू डी बेस है। यहाँ पे ये जो x है ना, इसको हम लोग बोलते हैं नंबर। ये क्या है, नंबर। और ये नीचे में जो लिखा है मैंने a, इसको हम लोग बोलते हैं बेस। और इसको हम लोग कैसे बोलते हैं, लॉग ऑफ x टू दी बेस a। ठीक है, लॉग ऑफ x टू दी बेस a। ठीक है, अब यहाँ पे एक दो कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है कि ये जो नंबर है ना लॉगरिथमिक फंक्शन का, ये जो x है ना, ये हमेशा 0 से बड़ा होता है। ठीक है, ये हमेशा 0 से बड़ा होता है। ठीक है, और ये जो आपका बेस है, बेस कभी 1 के इक्वल नहीं हो सकता है। बेस क्यों 1 के इक्वल नहीं हो सकता है वो मैं आपको कभी एक अलग वीडियो में समझाऊंगा। ठीक है, अभी आप मान लो 1 नहीं हो सकता। इसको अगर मैं बताना चाहूँगा तो फिर से एकदम लॉगरिथमिक लॉग क्या है एकदम स्टार्टिंग से आपको बताना होगा। ठीक है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो में लॉग क्या है, क्योंकि केमिस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा यूजेस होता है लॉग का। ठीक है, तो मैं समझा दूंगा आप लोगों को। अभी फिलहाल आप मान लो कि बेस 1 नहीं हो सकता है। ठीक है, बेस 1 के इक्वल नहीं हो सकता है और बेस 0 से बड़ा होना चाहिए। ये 3 मेन कंडीशन है। ठीक है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन में ये 3 मेन कंडीशन है कि जो नंबर है ना वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, जो आपका बेस है बेस 1 के इक्वल कभी भी नहीं होना चाहिए, और बेस 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुआ। तो इतनी बातें अगर क्लियर हुआ है तो जो लॉग फंक्शन है ना, लॉग फंक्शन का जो ग्राफ है, मैं ग्राफ को आपको डायरेक्टली बताऊंगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं 2 केस लेता हूँ। केस नंबर 1, तो केस नंबर 1, फर्स्ट केस में मैं ये मानता हूँ, लेट्स से a इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, फर्स्ट केस में मैंने क्या कंसीडर किया है कि बेस इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे सिर्फ मुझे ये बोला है, अगर मैं नंबर लाइन में आपको बताने की कोशिश करूँ, या 0 या 1। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या बताया गया है कि एक तो ये बोला है कि 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन 1 आप नहीं ले सकते हो। ठीक है, पहला कंडीशन ये है। तो 0 में इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे ओपन सर्कल लगाया। ठीक है, तो 0 से बड़ा कोई भी आप वैल्यू ले सकते हो बेस में। ठीक है, लेकिन 1 नहीं हो सकता है। बात समझ में आया? तो इसीलिए मैंने फर्स्ट केस a इज ग्रेटर देन 0 ये चूज किया है। अगर a इज ग्रेटर देन 0 होता है तो उसके लिए जो लॉग फंक्शन का ग्राफ होगा ना, वो इस टाइप से आपको मिलेगा, वो इस टाइप से आपको मिलेगा। ठीक है, वो आपको इस टाइप से मिलेगा। ये ग्राफ आपको किस कंडीशन के लिए मिल रहा है? ये ग्राफ आपको when your base is greater than 0, तब आपको ये ग्राफ मिलेगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो ग्राफ है ना x एक्सिस को कट कर रहा है किसी एक पॉइंट पे। अब इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है वो कितना होता है, 1, 0। ठीक है, तो log x का जो ग्राफ है वो x एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करता है, 1, 0। इस कोऑर्डिनेट को आप ध्यान रखो। ठीक है, इस कोऑर्डिनेट को आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, क्या ये ग्राफ x एक्सिस को यहाँ पे टच करेगा? क्या ये ग्राफ x एक्सिस को यहाँ पे टच करेगा? तो इसका आंसर है नो, ये x एक्सिस को यहाँ पे टच नहीं करेगा। ये x एक्सिस को कहाँ पे टच करेगा? एकदम बहुत नीचे इन्फिनिटी पे, -इन्फिनिटी पे ये टच करेगा। होगा कि नहीं वो भी हमें पता नहीं है। ठीक है, टच होगा कि नहीं वो भी हमें पता नहीं है। ठीक है, तो अभी हम जो सेकेंड केस है ना, सेकेंड केस के लिए हम लॉग फंक्शन का जो ग्राफ है उसको देख लेते हैं।
केस 2। अब देखो केस 2 में मान लो a इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, ठीक है, a इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। तो इस कंडीशन के लिए आपको किस टाइप से ग्राफ मिलेगा? इस कंडीशन के लिए आपको इस टाइप से ग्राफ मिलेगा, ठीक है। ग्राफ को आपको इन दो केसेस के साथ याद रखना है, ठीक है, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। कोई ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा जो ग्राफिकली ही सॉल्व कर पाओगे आप, ठीक है। मैथमेटिकल अप्रोच लगाने जाओगे तो वहाँ भी निकल जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम आपको इन्वेस्ट करना होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं इतना डिटेल्स में आपको बता रहा हूँ कि ग्राफ कैसा होता है, ठीक है, कंडीशन वाइज। अभी देखो ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी फिर से 1,0 होगा, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी क्या होगा? 1,0 होगा। अभी आप देखो यहाँ पे ग्राफ हमें मिल गया है। अब इन दो ग्राफ के लिए क्या आप मुझे डोमेन और रेंज बता सकते हो? इस ग्राफ के लिए क्या आप मुझे डोमेन और रेंज बता सकते हो? इस ग्राफ के लिए डोमेन और रेंज क्या होगा? ध्यान से देखो, इस ग्राफ का अगर आप प्रोजेक्शन लोगे ऑन एक्स एक्सिस तो प्रोजेक्शन कहाँ से स्टार्ट होगा? प्रोजेक्शन 0 से स्टार्ट होगा, लेकिन 0 इंक्लूड नहीं होगा। क्यों इंक्लूड नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ x इक्वल्स टू 0 पे y एक्सिस को कहाँ पे टच कर रहा है? एकदम -∞ पे टच कर रहा है। या तो आप ऐसे देखो, यहाँ पे क्लियरली बोल दिया है कि x का वैल्यू कभी 0 हो ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब जो डोमेन सेट है, तो डोमेन सेट में आपको कौन सा रीजन लेना है? 0, ∞, ये वाला रीजन, ठीक है। यहाँ तक अब इस फंक्शन का हमें क्या निकालना है? रेंज निकालना है। अब रेंज के लिए आप देखो, प्रोजेक्शन लेना होता है हमें y एक्सिस के ऊपर। अब ये ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हुआ है? एकदम -∞ से स्टार्ट हुआ है। -∞ से +∞ तक आप क्या ले सकते हो? प्रोजेक्शन ले सकते हो। तो इसका रेंज क्या होगा? सेट ऑफ रियल नंबर या तो -∞, +∞। बात समझ में आया? बात समझ में आया? ग्राफिकली बहुत इजी होता है रेंज डोमेन निकालना। अब सिमिलरली आप इस ग्राफ के लिए भी मुझे बताओ, इस ग्राफ के लिए रेंज डोमेन क्या होगा? इस ग्राफ के लिए भी क्या मुझे सेम ही रेंज और डोमेन मिलेगा? तो इसका आंसर है बिल्कुल सही। इस ग्राफ के लिए भी आपको डोमेन में 0 से ∞ ये वाला रीजन आपको मिलेगा, ठीक है। रेंज के लिए आपको सेट ऑफ रियल नंबर या तो -∞ तो +∞, ये वाला रीजन मिलेगा। इतनी बातें समझ में आया? इतनी बातें समझ में आया? लॉग फंक्शन में आपको क्या ध्यान में रखना है? जो ये 3 मेन कंडीशन है ना, जो आपका नंबर है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता है, ठीक है, वो हमेशा 0 से बड़ा होगा। और जो आपका बेस है वो 1 के इक्वल नहीं हो सकता है, ठीक है, वो 1 के इक्वल नहीं हो सकता है और 0 से बड़ा होना चाहिए। तो केस 1 और केस 2 में एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताना भूल गया था, अभी मैं बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे केस 1 के लिए अगर आप देखोगे, केस 1 के लिए अगर आप आउटपुट को देखोगे ध्यान से, y इक्वल्स टू f(x), ठीक है, यहाँ पे हम कुछ एनालाइज कर सकते हैं। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इस रीजन को चूज करता हूँ, ठीक है, कौन सा रीजन? व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। यहाँ पे देखो ये कौन सा कोऑर्डिनेट है? 1,0। अब इस रीजन के लिए जो मुझे आउटपुट मिलेगा वो क्या है? इस रीजन के लिए आप देखो x इज ग्रेटर देन 1, इस रीजन के लिए ये आपका ओरिजिन है, ठीक है, ये आपका ओरिजिन है। अब ये जो रीजन है x इज ग्रेटर देन 1, इस रीजन के लिए जो आपको आउटपुट मिल रहा है ना, वो आपको पॉजिटिव आउटपुट मिल रहा है। देखो यहाँ पे 1 के लिए आपको 0 मिल रहा है, ठीक है, 1 से कोई भी बड़ा, जैसे 2 के लिए आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है? आपको y का वैल्यू पॉजिटिव में मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, इस रीजन के लिए जो लॉगरिथमिक फंक्शन का वैल्यू होगा वो हमें कैसा मिलेगा? वो हमें पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है, वो हमें पॉजिटिव वैल्यूज मिलेगा, ठीक है, वो हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या? पॉजिटिविटी, ठीक है। अगर आप x इक्वल्स टू 1 सब्सटीट्यूट करते हो, यानी कि आप यहाँ पे देखो 1 के लिए आपको आउटपुट क्या मिल रहा है? 1 के लिए आपको 0 मिल रहा है। तो x इक्वल्स टू 1 के लिए यहाँ पे इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है।
अभी फिर से देखो यहाँ पे भी एक रीज़न आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो रीज़न है, कौन सा रीज़न, x लेस देन 1, x लेस देन 1, इस रीज़न के लिए जैसे 0.5, अब 0.5 के लिए देखो आपका जो y का वैल्यू है ना वो आपको नेगेटिव में मिल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब इस रीज़न के लिए आपको नेगेटिव वैल्यूज मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली आप केस 2, इसके लिए भी आप ये सब इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, ठीक है। y इक्वल्स टू लेट्स से फर्स्ट रीजन में इस रीजन को ही चूज करता हूँ, ठीक है। x ग्रेटर देन 1, ठीक है, x ग्रेटर देन 1, इस वाले रीजन के लिए आप देखो, ठीक है। इस वाले रीजन के लिए आप देखो, इस वाले रीजन के लिए जो भी आप इनपुट डालोगे उसके लिए आपको आउटपुट हमेशा नेगेटिव मिलेगा। तो इसका मतलब व्हेन x ग्रेटर देन 1, ये केस 2 कब आपको मिलेगा, इस टाइप का ग्राफ आपको कब मिलेगा, व्हेन योर बेस इज इन बिटवीन 0 and 1, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नेगेटिव वैल्यू मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको लेस देन 0, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से अगर x का वैल्यू आप 1 डालोगे तो आपको 0 मिल रहा है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो 1 के लिए आपको 0 आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। अब इस रीजन पे आओ, इस रीजन के लिए दिस इज माइनस 0.5, अब 0.5 के लिए आपको पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। तो व्हेन x इज लेस देन 1, तो इस रीजन के लिए आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, ठीक है। ये बात मैं बताना भूल गया था, ठीक है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन क्या है, क्लियर हुआ। लॉगरिथमिक फंक्शन में हम लोगों ने दो केसेस के लिए दो डिफरेंट ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है, जो कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएगा, ठीक है। तो अभी एक और फंक्शन हम देख लेते हैं, ठीक है, स्क्वायर रूट फंक्शन, ठीक है। तो पहले हम स्क्वायर रूट फंक्शन का डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। फंक्शन सच दैट R2R इज डिफाइंड बाय y इक्वल्स टू f of x इज इक्वल्स टू अंडर रूट x और x टू द पावर हाफ, ठीक है। अब स्क्वायर रूट फंक्शन क्या है, ठीक है। स्क्वायर रूट आप लोगों ने क्लास 9-10 में बहुत निकाला है, ठीक है। अभी हमको मतलब किससे, स्क्वायर रूट फंक्शन का ग्राफ से हमको मतलब है, ठीक है। और आपको क्वेश्चन भी मिलता है स्क्वायर रूट फंक्शन का, ठीक है, इसीलिए मैं इसको आप यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो जो स्क्वायर रूट फंक्शन का जो ग्राफ है ना, वो ग्राफ में डायरेक्टली आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी है यहाँ पे स्क्वायर रूट फंक्शन में, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। आप ग्राफ को कुछ पॉइंट, जैसे आप 5 to 6 पॉइंट को यहाँ पे इनपुट डाल के भी आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको एग्जैक्टली इस टाइप से ये ग्राफ मिलेगा, ठीक है। ये किसका ग्राफ है, ये स्क्वायर रूट फंक्शन का y इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स इसका ग्राफ है, ठीक है। चलो अभी एक बात ध्यान से देखो आप, मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊंगा, ठीक है। y इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स। अभी आप देखो, क्या स्क्वायर रूट के अंदर में नेगेटिव वैल्यू अलाउड है, ध्यान से सुनो। क्या स्क्वायर रूट के अंदर आप नेगेटिव नंबर लिख सकते हो, मुझे बताओ। क्या स्क्वायर रूट के अंदर में आप नेगेटिव वैल्यू लिख सकते हो, जैसे -5, -1, क्या ये सब आप लिख सकते हो? तो इसका आंसर है स्क्वायर रूट फंक्शन के अंदर में आप नेगेटिव वैल्यू कभी नहीं लिख सकते हो, ठीक है। स्क्वायर रूट फंक्शन के अंदर में नेगेटिव वैल्यू अलाउड नहीं है, ठीक है। इसको एकदम ध्यान से याद रख लो आप लोग। मैं फिर से बता रहा हूँ कि स्क्वायर रूट फंक्शन के अंदर, ठीक है, स्क्वायर रूट फंक्शन के अंदर नेगेटिव वैल्यू अलाउड नहीं है। इसको आप ग्राफ में भी देख सकते हो, यहाँ पे आप मिनिमम कहाँ तक वैल्यू लिख सकते हो, 0 आप डाल सकते हो, ठीक है। 0 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 0 होता है, लेकिन 0 से छोटा कोई भी वैल्यू आप नहीं डाल सकते हो। यहाँ पे बात समझ में आया? तो यहाँ पे इस ग्राफ को आप देखो, ये ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये ग्राफ भी तो एकदम x इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट हुआ है, और यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 डाला, इसीलिए मुझे क्या मिला, आउटपुट में भी y इक्वल्स टू 0 मिला, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे आप y इक्वल्स टू अंडर रूट लेट्स से -0.5 इस वैल्यू को आपने सब्स्टिट्यूट किया, तब इसका जो आउटपुट मिलता ना, वो एक्चुअली में कुछ ना कुछ वैल्यू आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। जो वैल्यू मिलेगा ना, वो एक्चुअली में रियल नंबर है ही नहीं। और अभी हम क्या देख रहे हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। डोमेन सेट में अगर आप रियल इनपुट डालते हो, ठीक है,
तो उसके लिए आपको क्या मिलना होगा, उसके लिए आपको रियल आउटपुट मिलना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही आप नेगेटिव नंबर डालोगे, ठीक है, जैसे ही आप स्क्वायर रूट फंक्शन में कोई नेगेटिव नंबर डालोगे, आपको जो नंबर मिलेगा ना वो एक्चुअली में रियल नंबर है ही नहीं, ठीक है, वो एक्चुअली में रियल नंबर है ही नहीं। वो किस टाइप का नंबर है, वो एक इमेजिनरी नंबर है। वो जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे ना तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी आप फिलहाल ये मान लो कि स्क्वायर रूट फंक्शन के अंदर नेगेटिव वैल्यू अलाउ नहीं है, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू आप डाल सकते हो, लेकिन आपको जो आउटपुट मिलेगा वो एक्चुअली में रियल नंबर है ही नहीं, ठीक है। और हम लोग अभी क्या देख रहे हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। डोमेन सेट में अगर रियल नंबर है या रियल वैल्यू आप लिख रहे हो, तो जो कोडोमेन सेट होगा ना वहां पे भी तो रियल नंबर ही होना है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम नेगेटिव वैल्यू नहीं डालते, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू अलाउड नहीं है। तो जो स्क्वायर रूट फंक्शन का जो ग्राफ है वो इस टाइप से आपको ग्राफ मिलेगा। आप कुछ पॉइंट को प्लॉट करके, कुछ आप इनपुट वैल्यूज को खुद से चूज करके आप इस ग्राफ को घर में भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। आपको ऐसा एक ग्राफ मिल जाएगा, तो आप गूगल में भी देख सकते हो, ठीक है। सबके पास स्मार्टफोन है ही आजकल, ठीक है। तो अभी मुझे ये बताओ, ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ को देख के डोमेन और रेंज क्या होगा, इस ग्राफ को देख के डोमेन और रेंज क्या होगा बताओ। तो इस ग्राफ का डोमेन निकालने के लिए हमें प्रोजेक्शन लेना होता है। प्रोजेक्शन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एकदम जीरो से कहाँ खत्म हो रहा है, इन्फिनिटी, और जीरो यहाँ पे इंक्लूड है, ठीक है। सिमिलरली रेंज भी आपका सेम होगा, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू जीरो के लिए वाई इक्वल्स टू जीरो हो रहा है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट फंक्शन का ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्क्वायर रूट फंक्शन में इनपुट आप नेगेटिव क्यों नहीं ले सकते हो वो मैंने आपको बताया, ठीक है। फिर हम लोगों ने ग्राफिकली रेंज और डोमेन क्या होता है वो हम लोगों ने देख लिया। अभी तक हम लोगों ने 14 टाइप्स ऑफ फंक्शन क्लियर कर लिया, कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो अभी तो नेक्स्ट वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को देखेंगे। पता नहीं कि एक वीडियो में कंप्लीट होगा भी या नहीं, ठीक है, मुझे भी आइडिया नहीं है, लेकिन 2 वीडियो में तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगा ताकि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन खत्म हो जाए, ठीक है। तो तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहो, ठीक है।